नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो एई-जेई 2022 भर्ती परीक्षाओं की जांच होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। एई और जेई 2022 भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां एई-जेई 2022 भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद भर्ती परीक्षाओं की जांच होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एई और जेई 2022 की परीक्षाओं की जांच होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन पेपरों की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही एई-जेई 2022 के भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन परीक्षा की जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एई-जेई 2022 भर्ती परीक्षाओं की जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि एई-जेई 2022 भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं कल बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। देहरादून के रायवाला में कार्य समिति की अहम बैठक होगी। 2 दिवसीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बैठक में मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 2 दिनों तक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 दिनों तक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चलेगी, जहां देहरादून के रायवाला में कार्य समिति की एक अहम बैठक होगी। 2 दिवसीय बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा भी होगी। तो वही बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि 2 दिनों तक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। अंशुमान जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अंशुमान, देखिए 2 दिवसीय तक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली और तमाम ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ और अधिक जानकारी? बिल्कुल प्रीति, निश्चित तौर पर 2 दिन की कार्य समिति की बैठक, जिसमें प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं और उसके साथ ही कार्य समिति की घोषणा भी कर दी गई है। कई लोगों को इसमें शामिल किया गया है। आने वाले वक्त में बीजेपी के संगठन के कार्यक्रम क्या होंगे और उसके साथ ही बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उनकी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए, इन सब मुद्दों को लेकर कल से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कल 12 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। पहले प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक ली जाएगी। प्रदेश में राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही ये प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में पूरी बैठक होने वाली है। पहले प्रदेश के पदाधिकारी की बैठक होगी, उसके साथ ही जो बूथ स्तर के लोग हैं, जो जिला स्तर के लोग हैं, उन सबके साथ बैठक ली जाएगी। 2 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। अगर दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन सुबह से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और लगभग 4:30 बजे तक पूरी बैठकें चलेगी। यानी अलग अलग चाहे मंडल के अध्यक्ष हो या जिले के अध्यक्ष हो, इन सबके साथ जो कार्य समिति के पदाधिकारी हैं उन सभी के साथ पूरी बैठक ली जाएगी। और बैठक का उद्देश्य यही रहेगा कि आने वाले वक्त में निकाय के चुनाव है और उसके साथ ही 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें बीजेपी को मजबूती किस तरीके से मिले और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, जो कार्यकर्ता हैं उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कैसे हो और बीजेपी की रणनीति तक वो समाज के अंतिम छोर तक लेके जाए, जिससे लोग बीजेपी की विचारधारा से जुड़ पाएं। ऐसे मुद्दों को लेकर कल से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बिल्कुल, चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी उसमें भी साफ तौर पर यही संदेश और निर्देश दिया गया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेशक आज से 14 महीने दूर है, लेकिन अभी से ही कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में आने की जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें यह भी कहा गया था कि चाहे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उसके पड़ोसी जो राज्य हैं जहां पर सरकार नहीं है, उससे भी समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे जो वहां पर दिक्कतें आई, कभी भी जब वहां पर चुनाव हुआ वहां बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई, इसको लेकर भी वहां पर चर्चा हुई थी। और उत्तराखंड की अगर देखें तो 5 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर और लोकसभा की सभी सीटें पर चुनाव जीती थी बीजेपी। इस बार भी प्रयास यही करेगी कि सभी सीटों पर चुनाव बीजेपी जीते और इसको लेकर ही पहले से ही तैयारी, पहले से पूरी रणनीति बनाई जा रही है। उसके पहले ही निकाय के चुनाव है, निकाय के चुनाव में भी जीत अच्छी हासिल हो, क्योंकि अगर देखें पंचायत के चुनाव में बीजेपी को बढ़त जरूर मिली थी, लेकिन उतनी बढ़त नहीं मिली थी। तो बीजेपी चाहती है कि निकाय के चुनाव और उसके साथ जब लोकसभा के चुनाव हो तो 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड में है तो 5 लोकसभा की सीटें जीत सके। इन सब मुद्दों को लेकर, इन सब विषयों को लेकर कल से इस बैठक की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, चूंकि ये 2 दिनों की बैठक है, जाहिर सी बात है कई अहम मुद्दे होने वाले जिस पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। चूंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यही कहा था कि बूथ स्तर तक जाकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। चूंकि अगर हम बीजेपी से हटकर अगर देखते हैं तो कांग्रेस जिस तरीके से अपनी भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चला रही है, कहीं ना कहीं बूथ स्तर तक और लोगों के घर घर तक पहुंचकर एक तरीके से कैंपेन भी कर रही है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस का भी ये प्रयास है कि जो कांग्रेस की विचारधारा रही है उससे आम जनता जुड़े, और बीजेपी की जो नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि जो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बीजेपी के शासनकाल में ज़्यादा बढ़ा है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि बीजेपी की उस नकारात्मक नीति को आम जनता समझे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और ये भी है कि कांग्रेस लगातार ये प्रयास कर रही है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले वो अपनी स्थिति मजबूत कर पाएं हर प्रदेशों में। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के साथ अब पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से हो चुकी है। बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी लगातार एक संगठनात्मक स्तर पर काम बूथ स्तर पर करती है, किसी भी चुनाव से पहले उसकी रणनीति पहले तैयार करती है, जिससे बूथ स्तर तक उनके कार्यकर्ता पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे और आम जनता को भरोसा दिलाया जाए, विश्वास दिलाया जाए कि बीजेपी किस तरीके से आम जनता के लिए काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की शासित योजनाएं हो या राज्य की पोषित योजनाएं हो। उन सब योजनाओं का लाभ आम जनता को अगर नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में ही उनको बताया जाए, जागरूक किया जाए, जिससे उनको योजनाओं का लाभ मिले। और ये भी बताया जाए कि बीजेपी किस तरीके से उनके लिए फायदेमंद है, कैसे काम कर रही है, और इन सभी विषयों को लेकर क्या जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की रहने वाली है, पदाधिकारियों की, नेताओं की क्या जिम्मेदारी रहने वाली है, इस सभी को लेकर आज की कार्य समिति की जब बैठक हुई इसमें चर्चा होगी। बिल्कुल, चूंकि आने वाले दिनों में चुनावों की लंबी कतार है, ऐसे में जाहिर सी बात है बूथ स्तर तक जाना है, अपनी रणनीति भी बनानी है कि किस तरीके से कहां पर कितना काम करना है। चूंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आए हैं कि उनका उत्तराखंड से बेहद लगाव रहा है, और ऐसे में जब 5 लोकसभा की सीटें हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी एक खाका तैयार करेगी कि कहां कितने काम करने की जरूरत है, और जो भी सीटें बीजेपी के अभी वहां पर काबिज नहीं है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं पूरी रणनीति भी बनाई जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रीति, और क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति देखें तो यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वालवाद बहुत चलता है, पहाड़ और मैदान का जो हिस्सा है उसके आधार पर। और कुमाऊं में जो बीजेपी कहीं कहीं पिछड़ती नजर आती है, गढ़वाल की अपेक्षा गढ़वाल में बीजेपी को मजबूती मिलती है। लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ, चुनाव में कुमाऊं में भी बीजेपी को बढ़त मिली। कुमाऊं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आते हैं खटीमा से, और उन्होंने चंपावत उपचुनाव लड़ा चंपावत से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार जो उत्तराखंड की अगर सिर्फ बात करें तो बीजेपी की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि संगठन को पहले मजबूत किया जाए, जिससे बूथ स्तर तक उनके कार्यकर्ता पहुंचे और जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताया जाए, और उसके साथ ही जो भी गलतियां अभी तक चुनाव में हुई हैं उसको सुधारा जाए, जिससे आने वाले वक्त में जब चुनाव हो तो प्रचंड बहुमत के साथ 2024 का लोकसभा का चुनाव बीजेपी जीते। इसको लेकर पूरी रणनीति, पूरा एक खाका प्लान तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल अंशुमान, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। तो वहीं हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण सरकार के लिए चुनौती बना है। बता दें कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण के लिए सरकार ने कमेटी गठित की है। कमेटी एक हफ्ते में बाईपास के निर्माण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में NHI, IIT रुड़की और THDC को शामिल किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जोशीमठ में निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण के लिए सरकार ने कमेटी भी गठित की है। कमेटी एक हफ्ते में बाईपास के निर्माण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो वहीं कमेटी में NHI, IIT रुड़की और THDC को शामिल किया गया है। अंशुमान हमारे साथ लगातार बने हुए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अंशुमान, देखिए, जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है वो सरकार के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जो कुछ भी संस्थानें वहां पर काम कर रही है और जो कुछ भी संस्थाएं वहां पर जांच करने के लिए जुटी हुई, उनके रिपोर्ट के ही बाद कुछ अब कहा जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और इसको लेकर टीम भी गठित की गई है, और जब इसकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही तय किया जाएगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस बाईपास का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि अगर सामरिक दृष्टि से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हेलंग बाईपास है। जब आप बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो बद्रीनाथ से पहले आपको हेलंग पड़ता है, फिर आप जोशीमठ जाते हैं, फिर आप मारवाड़ी पहुंचते हैं, तो ये पूरा सफ़र जो होता है वो लंबा हो जाता है। और इसी जो रास्ता है, इसी रास्ते का यूज़ सेना करती है। तो सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो हेलंग बाईपास आप जोशीमठ नहीं जाना पड़ेगा, वो आप जोशीमठ की तलहटी से है आप बद्रीनाथ की तरफ जा सकते हैं। तो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि बाईपास के काम को अभी रोका नहीं जा सकता, लेकिन अभी रोका इसलिए गया है कि पहले रिपोर्ट आ जाए, जिसमें IIT रुड़की की और BRO की टीम उसमें शामिल है, NHI की टीम लोग उसमें शामिल हैं। और जब अगले एक हफ्ते में, जो कहा जा रहा है अगले एक हफ्ते में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो बाईपास का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर प्रीति इस बाईपास का काम पूर्ण हुआ होता, जो कि लगभग 6 किलोमीटर का ये पूरा बाईपास है, और अगर इसको देखें तो अगर ये 6 किलोमीटर का बाईपास बन जाता तो कम से कम 22
किलोमीटर बचेगा। जो भी यात्री जाएंगे या सेना के कोई लोग जाएंगे उनको जोशीमठ होते हुए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें जोशीमठ की तलहटी से वो निकल सकते हैं बद्रीनाथ के लिए, और 22 किलोमीटर का पूरा समय बचेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, सामरिक दृष्टि से भी है, धार्मिक दृष्टि से भी है। अगर कोई बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहता है तो उसके लिए भी हेलंग मारवाड़ी बाईपास बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकारें चाहती है कि पहले रिपोर्ट तैयार हो जाए, रिपोर्ट आ जाए। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो हेलंग बाईपास का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अगर ये बाईपास पहले बना होता, क्योंकि 27 अप्रैल से चारधाम की यात्रा बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और बद्रीनाथ से पहले जोशीमठ पड़ता है। जोशीमठ की स्थिति सबको पता है, इसलिए अगर ये हेलंग बाईपास तैयार हुआ होता तो लोग हेलंग बाईपास से जा सकते थे। उन्हें बिल्कुल, क्योंकि आने वाले दिनों में जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में समिति जो कमेटी गठित की गई है वो अगले 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ऐसे में क्या उन रिपोर्ट में दिखाया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में जो निर्माण कार्य है उसमें गति लाई जाए, ताकि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत लोगों को सुगमता हो सके? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जो लगातार वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो इसका विरोध भी कर रहे थे और अभी भी विरोध कर रहे हैं कि हेलंग बाईपास का काम हो, एनटीपीसी की योजना हो, इसको रोका जाए, क्योंकि इससे दरारें ज़्यादा पड़ रही हैं। हालांकि ये जो भूवैज्ञानिक हैं या कुछ और लोग, उनका जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि इसकी वजह से दिक्कतें नहीं हैं। हालांकि इसको लेकर ही टीम गठित की गई है कि पहले टीम इसका पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर ले कि क्या हेलंग बाईपास जो बन रहा है इसकी वजह से ही यहाँ पर दरारें आ रही हैं, घरों में हो या सड़कों पर दरारें हों। अगर उसकी कोई वजह पाई जाती है कि उससे दिक्कत है तो फिर उसके लिए कोई अल्टरनेटिव मार्ग निकाला जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है कि इसकी वजह से दरारें नहीं आ रही हैं तो उस काम को शुरू किया जाएगा, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये बाईपास हो जाता है, इसलिए इसका बनना जरूरी है। और अभी भी अगर इस कार्य की शुरुआत होती है तो लगभग इसमें 1.5 वर्ष लग जाएंगे प्रीति। ये सिर्फ 1, 2, 3 दिन का समय नहीं है, पूरा 1.5 वर्ष अभी भी लगेंगे, जबकि बहुत सारा निर्माण कार्य अभी वहां पर हो चुका है। पूरा 6 किलोमीटर लंबा पूरा बाईपास है। तो अगर इस पर सहमति बनती है, पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। चारधाम यात्रा में कई लाख श्रद्धालु आए थे और जाहिर सी बात है इस साल भी आएंगे। बिल्कुल प्रीति, अच्छा और बड़ा सवाल है ये, क्योंकि लगातार ये सवाल चाहे विपक्ष हो वो भी ये सवाल खड़ा करता है। और उसके साथ ही जोशीमठ की जो वर्तमान की स्थिति है उसको अगर देखें और उसके साथ एनटीपीसी की जो परियोजना चल रही है वहाँ पर, और नीचे तलहटी में बन रहा हेलंग बाईपास, अगर ये कार्य नहीं रोके जाते हैं और यात्रा की शुरुआत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, पिछले साल लाखों श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे थे, तो कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, इसको देखते हुए जो अंतरिम रिपोर्ट आज टीम जो केंद्र की काम कर रही है उनकी जब अंतरिम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही तय करना पड़ेगा। और जो हेलंग बाईपास के लिए टीम बनाई गई है उस टीम की अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उसके आधार पर पूरा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि अगर वहां पर निर्माण कार्य भी शुरू होते हैं तो कहीं यात्रा की शुरुआत में कोई संकट का विषय तो नहीं बनेगा। अगर नहीं तो बिल्कुल हेलंग बाईपास का कार्य पूर्ण होना चाहिए, उसको चलाया जाना चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ की यात्रा से पहले तो वो पूर्ण नहीं हो सकता है, उसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी कार्य चलता रहे तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि सरकार की तरफ से भी यही कहा गया है कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस पर कार्य पूर्ण किया जाएगा, शुरुआत उसकी की जाएगी और जो यात्रा है बद्रीनाथ की उसको भी अच्छे से संचालित किया जाएगा। ठीक है अंशुमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धन्यवाद समारोह में शामिल हुए। ये आयोजन बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि महिलाओं को नौकरी में 30% आरक्षण का कानूनी अधिकार मिला है और ये फैसला सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया है, जिसके बाद महिलाओं ने सीएम के लिए धन्यवाद समारोह का कार्यक्रम रखा। ये ब्रह्म कमल है, ये वर्षों में खिलता है। मैंने हमेशा यही कहा कि हम मातृशक्ति के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम विधेयक के रूप में भी इसको लाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में इसकी पैरवी करी। सरकार वहां पर एसएलपी के माध्यम से गई और हमने वहां पर जो भी हमारी पैरवी हो सकती थी उस पैरवी को किया। तो माननीय न्यायालय ने जो यहाँ का निर्णय था उस पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते थे कि इसको असली जामा पहनाया जाए। और इस बार के विधानसभा के सत्र में हमने विधेयक के रूप में इसको लाकर एक विधेयक का स्वरूप कर दिया और उसमें पूरी तरह से गवर्नर साहब ने भी हमको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी, उन्होंने भी अनुमोदन कर दिया और अब ये 30% का आरक्षण हमारा आगे के लिए लागू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एई और जेई भर्ती परीक्षा की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। एई जेई पेपर में पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर सीएम धामी ने भर्ती परीक्षा की जांच कराने को कहा है। सीएम ने कहा है कि पेपर लीक में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट देखिए। एई जेई भर्ती परीक्षा की कराई जाएगी जांच।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के निर्देश। सीएम ने कहा, पेपर लीक के धंधेबाजों को बख्शेंगे नहीं। पेपर लीक पर लगाम को लागू होगा कठोरतम कानून। पारदर्शी भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था करेंगे सुनिश्चित। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की गूंज के बीच 2022 में लोक सेवा आयोग से कराई गई एई और जेईई परीक्षा को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। भर्ती परीक्षा पर उठते सवालों के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एई और जेईई भर्ती परीक्षा की जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोक सेवा आयोग ने एसएसपी हरिद्वार को पत्र भेजकर इस मामले की जांच का अनुरोध किया है। पटवारी पेपर लीक मामले के पहले ही हरिद्वार पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है, जिसमें अभी तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में 2015-16 से ही पेपर लीक का खेल चल रहा था, लेकिन इस गड़बड़ी पर ध्यान नहीं दिया गया। सीएम ने कहा कि उन्होंने इस गंदगी को साफ करने का फैसला लिया और इसलिए पेपर लीक या घोटाले की शिकायत पर तुरंत जांच कराई जा रही है। सीएम ने कहा कि पेपर लीक के धंधेबाजों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे कठोर कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। अभी फिर पता लगा कि वो एई और जेईई की भर्ती में भी गड़बड़ी हुई है। जो हमने कहा इसकी भी जांच करो। उसकी भी जांच में कोई रिपोर्ट खराब आएगी तो उसकी भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने कहा कि अब हम इसके लिए एक नकल के लिए एक सख्त कानून लाएंगे, पूरे भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून। और उस कानून के तहत जो नकल करने वाले बच्चे होंगे, जो उसमें वो भाग ले रहे होंगे और नकल में शामिल होंगे, उनको अगले 10 सालों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा, उनको बैन। और जो नकल करवाने वाला होगा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और 10 साल तक की कैद भी होगी। तो इस प्रकार का सख्त कानून लाने का हमने निर्णय ले लिया है। अगली कैबिनेट जब भी होगी हम उस कानून को पास कर देंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के युवा बड़ी मेहनत से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर जा रहा है। ऐसे में भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसे भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मियों पर निगरानी रखी जा रही है। लोक सेवा आयोग के सभी अनुभागों का सिक्योरिटी ऑडिट भी कराया जा रहा है। सीएम धामी का कहना है कि सरकार मेहनतकश युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी और आगामी भर्ती परीक्षाएं पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ कराई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। प्रदेश के चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। धामों के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा, लेकिन जोशीमठ आपदा पर हो रही राजनीति से सरकार को यात्रा पर असर पड़ने की चिंता सता रही है। रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ आपदा पर राजनीति से सीएम चिंतित, 4 धाम यात्रा पर असर पड़ने की सता रही चिंता। विपक्ष से राजनीति नहीं करने की अपील दोहराई। सीएम ने कहा, यात्रा से जुड़ी राज्य की आर्थिकी, आपदा पर सियासत से यात्रा होगी प्रभावित। उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 26 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे तो 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। धामी सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारी में जुट गई है। पिछले साल यात्रा के दौरान रिकॉर्ड 46 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड आए थे, जिससे राज्य को लगभग 211 करोड़ रुपए की आय हुई। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले जोशीमठ आपदा पर हो रही राजनीति ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। विपक्ष के नेता लगातार जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक विपक्षी नेता जोशीमठ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार को यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी होने की चिंता सता रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष से जोशीमठ को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील दोहराई है। सीएम का कहना है कि जोशीमठ के 70% क्षेत्र में हालात सामान्य हैं। जो क्षेत्र आपदा प्रभावित है वहां जरूरी ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा है, लेकिन बार बार जोशीमठ के साथ ही पूरे उत्तराखंड को आपदा से घिरा बताया जा रहा है। सीएम ने कहा कि इस दुष्प्रचार से
यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी, जिसका सीधा असर प्रदेश के लोगों की आजीविका पर पड़ेगा। और कुछ लोग उस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। हमने कहा कि भाई इस पर राजनीति मत करिए। आप लोग जो कह रहे हो कि पूरा जोशीमठ डूब गया, पूरा उत्तराखंड डूबने वाला है, इससे तो हमारे यहाँ कोई आएगा ही नहीं। देश भर के लोग जो है वो अपने प्रोग्राम ही चेंज कर देंगे। मैंने दिल्ली में भी कहा, मैंने अपने मीडिया के मित्रों से भी कहा कि जोशीमठ में भी आज 70% जो काम है नॉर्मल चल रहा है, सामान्य चल रहा है। ठीक है, आपदा आई है, उसका हम लोग सामना कर रहे हैं और जो भी जरूरी काम है वो जरूरी काम हम करेंगे। हम लोग दुखी हैं कि हमारा पौराणिक शहर है, हमारा सामरिक रूप से महत्व वाला शहर है, ओली के बगल वाला जो भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन निवास वहीं रहता है। लेकिन इस प्रकार का माहौल बनाने से कि पूरा उत्तराखंड डूब गया, पूरा खत्म हो गया, तो हमारे यहाँ पर जो लोग यात्रा के कारण से अपनी आजीविका चलाते हैं, हमारे प्रदेश का काम चलता है, उन सब का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। सीएम का कहना है कि आपदा की इस घड़ी में सभी सहयोग करें, जिससे जोशीमठ को आपदा से उबारने में मदद मिले। साथ ही 4 धाम यात्रा का सफल आयोजन भी हो, जिससे इस बार भी यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आए और प्रदेश की आर्थिकी को फायदा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ऋषिकेश से 35 किलोमीटर दूर अटाली गांव के कई मकानों में दरार आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रेल परियोजना के लिए हो रहे टनल निर्माण के कारण उनके घरों में दरार आ रही है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन जांच के नाम पर खानापूरी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। अटारी गांव के मकानों में आ रही दरारों से दहशत। ग्रामीण टनल निर्माण को बता रहे दरारों की वजह। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए टनल निर्माण। ग्रामीण जी रहे डर के साए में, प्रशासन बेपरवाह। ऋषिकेश से लगभग 35 किलोमीटर अटाली गांव के मकान दरारों से प्रभावित हो रहे हैं। गांव के कई मकानों में दरारें आ रही हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए हो रहे टनल निर्माण के कारण उनके गांव की हालात हुई है। घरों के साथ खेतों में भी दरारें आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में ये समस्या और विकराल रूप लेगी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने मकानों में आ रही दरारों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन के कर्मी गांव आकर जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। हालात तो बेकार है सर, सारा तो बुरी हाल है। फिलहाल दरारें पड़ गई मकानों में, सब कुछ है। हाँ जी, दरार तो सर पड़ी रहे सर, दरारें। कितना डर लग रहा है? डर तो डर है सर, बहुत ज्यादा। बोले रात को खाना नहीं, दिन को सोना नहीं। तो अभी कोई सरकारी कोई कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। पटोरे आ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, केवल फॉर्मेलिटी करके बस अपना जा रहे, बस आ रहे जा रहे, देख रहे जा रहे। तो कोई देखने वाला कोई नहीं? कुछ नहीं। तो आगे क्या रहेगा, क्या सोचा कुछ? अच्छा, आगे तो कुछ नहीं सर, क्या करें। ये यार साहब कुछ महीना दिन हो गया इसको, 1 महीना करीब, जब से इन्होंने ये रेलवे का सुरंग शुरू किया तब से दरारें हो गई शुरू। रेल परियोजनाओं के कारण अटाली गांव के घरों में दरार आने से ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के प्रोजेक्ट चीफ इनकार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट चीफ का कहना है कि प्रशासन इसकी जांच कराए कि आखिर अटाली गांव में दरार आने की वजह क्या है। हमने ये कह दिया है कि पूरे 48 के 48 घरों में वीडियोग्राफी करें और उस वीडियोग्राफ को जो है हर महीने निरंतर करते रहें और उसमें एस्टेब्लिश हो जाएगा कि अगर क्रैक्स हैं तो किस कारण से हैं। क्योंकि अभी तक हमने टनल जो वहाँ बन रही है केवल 40 मीटर की खुदाई हुई है और टनल के अंदर अभी तक हमने एक भी ब्लास्टिंग नहीं की है। तो बिना ब्लास्टिंग के अगर क्रैक्स नज़र आ रहे हैं तो क्रैक्स की जांच होनी चाहिए और किस प्रकार से क्रैक आ रहे हैं और क्रैक की पैटर्न और किस जगह पर क्रैक है, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कारण है क्रैक का। रेलवे प्रशासन टनल निर्माण की वजह से अटाली में दरारों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण उनके घरों में पड़ती दरारों के कारण डर के साए में जी रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 82 क्षेत्र के पास
अटाली गांव जो ऋषिकेश से 35 किलोमीटर पड़ता है, वहां पर 85 परिवारों का कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे मकानों में दरारें आ रही हैं और हम लोग जो है डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन ना सरकार देखने वाली है, ना कोई शासन या प्रशासन देखने वाला है। और आज के समय में जिस तरह से जोशीमठ में जो हादसा दरारों और मकान के धंसने की वजह से हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अटाली गांव के लोग आज भी जो है डर के साए में जी रहे हैं। मैं विपिन नागी, हिंदी खबर, ऋषिकेश।